In accounting, accrual basis is used for recording of transactions. It provides more appropriate information about the performance of business enterprises as compared to cash basis. ये ज़्यादा अच्छी पिक्चर दिखाता है कैश बेसिस के कंपैरेटिवली. एक्रूअल कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. जो एक्रूअल कंसेप्ट है आपका रिवेन्यू और एक्सपेंस दोनों पर ही इक्वली अप्लाई होता है. क्लियर. तो इन एक्रूअल कंसेप्ट revenue is recorded when sales are made or service are rendered and it is immaterial whether cash is received or not. जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर जैसे ही आप किसी सामान को बेच देते हैं या किसी सर्विस को आप सेल कर देते हैं तो ये इमैटेरियल है कि आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं है, वो आपकी सेल ही कंसिडर की जाएगी. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंस आर रिकॉर्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू वेदर कैश इज पेड फॉर देम और नेट. अगर आपने प्रॉफिट को कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी एक्सपेंस किया है, चाहे आपने उसकी पेमेंट की है या नहीं की है, उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा. Thus to ascertain true profit or loss for an accounting period and to show the true financial position of the enterprises at the end of accounting period, all expenses and income related to accounting period are recorded whether cash has been paid or received or not. तो इस तरीके से हमें सही प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड यानी कि एक साल के सही प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए और सही फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करने के लिए हमें सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम का उस पीरियड से रिलेटेड हमें इसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे हमने उसको कैश में दिया है या नहीं दिया है. एक्रूअल कंसेप्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मैचिंग कंसेप्ट. एक्रूअल कंसेप्ट को मैचिंग कंसेप्ट के साथ भी दिखाया जाता है, लगभग सिमिलर सा होता है. ये हम डिफरेंस आपको आगे बता देंगे. तो आपने ये पढ़ा कि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि चाहे आप किसी भी सर्विस का या किसी गुड्स को आपने जो बिजनेस कर रहे हो उसका परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, चाहे आपने पेमेंट किया है या रिसीव नहीं किया है, उसका आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जरूर करेंगे अगर वो इसी अकाउंटिंग ईयर के बारे में है, चाहे आपने कैश दिया है या नहीं दिया है. क्लियर है. तो ये कंसेप्ट आपको बताता है एक्रूअल कंसेप्ट. आगे बोलता है द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फंडामेंटल एजम्पशन इज दैट दे नीड नॉट टू बी स्पेशली स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन टेक फॉर ग्रांटेड दैट दीज एजम्पशंस हैव बीन फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कहता है इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको इस चीज़ को स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है बैलेंस शीट के अंदर कि आपने इन तीनों प्रिंसिपल्स को यूज़ किया है या नहीं किया है. बट इफ एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इज नॉट फॉलोड, अगर आपने इन तीनों में से यानी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट में से, देन दिस फैक्ट शुड बी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज. अगर आपने इनका यूज नहीं किया है तो आपको इस फैक्ट को क्लियरली बताना पड़ेगा कि मैंने इन तीनों में से किसी एक प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल को यूज नहीं किया है, यानी कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपको अपनी बैलेंस शीट के नीचे. तो ये कहते हैं आपको आपके तीन प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको बताता है एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस कि नॉन करंट और करंट एसेट क्या है. कंसिस्टेंसी कहती है कि आपको हर साल सेम टेक्निक सेम मेथड को यूज करना है. और एक्रूअल कंसेप्ट आपको कहता है कि चाहे कैश ट्रांजैक्शन किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन या सर्विस का ट्रांजैक्शन हो गया है, पेमेंट भले ही हो या ना हो, पेमेंट भले ही हो या ना हो, लेकिन वो उसी अकाउंटिंग ईयर का है, तो हमें सही प्रॉफिट एंड लॉस को, सही बैलेंस शीट को जानने के लिए उसे बिजनेस में दिखाना पड़ेगा. तो ये तीन कंसेप्ट आपको बताते हैं इस बारे में. अब आपके बाकी के 8 कंसेप्ट और हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी साथ साथ चलते हुए. देखते रहिए आगे की तरफ. तो नेक्स्ट प्रिंसिपल का नाम है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी, बिजनेस यानी कि व्यवसाय. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? एंटिटी का मतलब जैसे कोई फॉर्म हो गया जिसको हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंटिटी कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एक बिजनेस में जो आदमी पैसा लगाता है उसको आप क्या कहते हो? प्रोप्राइटर. और उस पैसे लगाने को क्या कहते हो आप? कैपिटल. क्लियर है. अब मेरी बात को आप आसानी से समझ पाएंगे. कहता है कि बिजनेस अपने मालिकों से यानी कि अपने ओनर से, अपने क्रेडिटर से, अपने मैनेजर से, जो उसमें एक मैनेजर काम करता है. क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो बिजनेस को गुड्स क्रेडिट पे सेल करता है. ओनर वो पर्सन होता है जो बिजनेस का मालिक होता है. इन सब से क्या होता है? अलग होता है. क्लियर है.
ये बात ध्यान रखनी है, बिजनेस अपने ओनर से, अपने क्रेडिटर से, अपने मैनेजर से या किसी भी अदर पार्टी से बिल्कुल अलग होता है। हम बिजनेस में जब भी कोई पैसा लगाते हैं तो बिजनेस में एक मालिक अपना पैसा लगाता है और एक बैंक से, मैंने आपको बताया कि लोन लेके लगाता है। जैसे मैंने गारमेंट्स की शॉप के बारे में आपको बताया था, जो पैसा मालिक अपना खुद का लगा रहा है वो कैपिटल है और जो पैसा वो बैंक से ले रहा है वो लोन है। अब बिजनेस को पैसा चाहिए, हम ये मानते हैं कि बिजनेस अपने मालिकों से बिल्कुल ही अलग है। बिजनेस को पैसा चाहिए था, उसने बैंक से लोन ले लिया। बिजनेस को पैसा चाहिए था, उसने अपने मालिक से पैसा ले लिया जिसने उस बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है, यानी कि बिजनेस ने दो लोगों को पैसा देना है, एक मालिक को कैपिटल की फॉर्म में, दूसरा बैंक को लोन की फॉर्म में। यानी कि बिजनेस अपने मालिकों से और बिजनेस अपने बैंक किसी पार्टी से लोन लिया हुआ है, उन दोनों से ही क्या है, अलग है। बिजनेस अपने क्रेडिटर से भी अलग माना जाता है। क्लियर, इस बात को हमेशा ध्यान में रख के करना है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक बिजनेस का जो मालिक है, हो सकता है वो कई बिजनेस चला रहा हो। अगर वो सभी बिजनेसों की मतलब सभी प्रॉपर्टी को काउंट करेगा तो हम उसकी सही वैल्यूएशन कभी भी नहीं कर पाएंगे। एक मालिक ने अगर अपनी खुद की पर्सनली गाड़ी ली हुई है, पर्सनल कार ली हुई है, पर्सनल मकान लिया हुआ है, पर्सनल कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, तो हम उसे बिजनेस की एसेट नहीं मानेंगे। जितना उसने बिजनेस में पैसा लगाया और क्लियरली शो किया हुआ है, हम उसी एसेट को मानेंगे। क्योंकि हो सकता है उसकी बहुत सारी कारें हो सकता है उसके बहुत सारे बिजनेस हो, हर बिजनेस से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिल्कुल अलग माना जाता है। तभी सही मायने में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। आ जाइए, अब आपको एक लाइन पढ़ के बताते हैं, क्या देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग। बिजनेस अपने मालिकों से बिल्कुल अलग मानी जाती है, क्रेडिटर से भी, मैनेजर से भी और अदर से भी। इन अदर वर्ड्स, the owner of a business is always considered as distinct and separate from the business and business he owns। जिस बिजनेस का वह मालिक होता है उस बिजनेस से भी उसे क्या माना जाता है, अलग माना जाता है। इसीलिए जब कोई मालिक बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है, और जब बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, और बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रकार का एक्सपेंस हो जाता है। क्लियर है। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस मालिक को मिलता है तो उस कैपिटल, मालिक की कैपिटल बढ़ जाती है। क्लियर है, इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि मालिक को वो फायदा होता है। ओके, वो पैसा उसको कैश में नहीं दिया जाता, सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। Business units should have a completely separate set of books and we have to record business transaction from firm's point of view। हमें जो बिजनेस के जितने भी लेन देन होते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने पड़ते हैं, ना कि बिजनेस के मालिक के। एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर को भी बिजनेस का एक सिंपली क्रेडिटर ही माना जाता है, लेकिन उसे इंटरनल लाइबिलिटी बोल देते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल भी कहते हैं। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। जितना पैसा वो बिजनेस में लगाता है कैपिटल की फॉर्म में। ओके, द कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी ऑफ द फर्म बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट द फर्म हैज बोरोड फंड फ्रॉम इट्स प्रोप्राइटर इंस्टेड ऑफ बोरोइंग इट फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। यानी कि बैंक से लोन लेने की बजाय उसने वो पैसा अपने मालिक से ही ले लिया और जिसके बदले में वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो इसलिए जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा या इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा, दोनों ही बिजनेस के लिए एक प्रकार के एक्सपेंस कहलाएंगे। इट इज फॉर दिस रीजन दैट वी आल्सो अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रीट इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल reduce द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड एट द सेम टाइम इट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर देता है। The capital is treated as a liability of the firm because it is assumed that the firm has borrowed funds from its proprietor instead of borrowing it from other parties। क्यों? इसलिए द कैपिटल को हम एक लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। हम ये मानते हैं कि बिजनेस ने वो पैसा आउटसाइड पार्टी की बजाय अपने ओनर से ले लिया। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट वी अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रीट इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। इसीलिए हम उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं और उसे एक प्रकार का क्या मानते हैं, एक्सपेंस मान के चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है। एंड एट द सेम टाइम इट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। दूसरी तरफ वो मालिक की कैपिटल को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि मैंने जैसे भी आपको बताया था
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए लॉस है, तो वो प्रॉफिट हमारे कम कर देता है, लेकिन क्योंकि एक्सपेंस मान के चलते हैं हम लोग, लेकिन वो कैपिटल मालिक की बढ़ा देते हैं और वो कैश में नहीं दी जाती है, बल्कि कैपिटल में क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। सिमिलरली द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज ट्रीटेड एज हिज ड्रॉइंग। इसी तरीके से अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस से किसी प्रकार का कोई भी सामान अपने घर के खर्चों के लिए निकालता है, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए कपड़े निकाल लेता है, या खुद की शादी में जाने के लिए निकाल लेता है, तो वो उसकी ड्राइंग कहलाती है। या कैश निकाल लेता है तो वो उसकी ड्राइंग कहलाती है, तो उसे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो बिजनेस के लिए एक प्रकार की इनकम बन जाएगी और मालिक के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस हो जाता है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल में से हम लोग माइनस करते हैं। लाइकवाइज गुड्स यूज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द बिजनेस for business purpose and treated as expenditure of the business, but similar goods used by the proprietor for his personal use is treated as his drawing। अगर कोई सामान बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है तो एक एक्सपेंस माना जाएगा, लेकिन अगर वही सामान अगर मालिक अपने घर के यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी द प्रोप्राइटर हाउस हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, एक मालिक का खुद का मकान, उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज के अंदर मान ली किसी कंपनी के शेयर में या बैंक में एफडी करवा रखी है। हिज पर्सनल कार एंड पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी, उसे बिजनेस की अकाउंट्स की बुक से बिल्कुल अलग रखा जाता है। ऑल्सो इफ द प्रोप्राइटर हैज सम अदर सेपरेट अदर बिजनेस एंटिटी डूइंग अनदर बिजनेस, द रिकॉर्ड्स ऑफ दैट बिजनेस शुड आल्सो बी केप्ट सेपरेट। अगर मालिक का कोई और बिजनेस भी चल रहा है तो उसके रिकॉर्ड्स को भी हमारे जो बिजनेस चल रहा है उन दोनों से क्या रखा जाएगा, अलग चला रखा जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी नोन। बिजनेस एब्सेंस ऑफ सेपरेट एंटिटी, अगर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट यूज नहीं रखा जाएगा, यूज नहीं किया जाएगा, द नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन को हम आसानी से नहीं जान पाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट है, यानी कि जो बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से जो अलग होता है, वो चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, और चाहे वो कंपनी का बिजनेस हो, तीनों में ही सेम तरीके से क्या होता है, अप्लाई होता है। ये आप लोगों को बताता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर? तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ कि मालिक को बिजनेस से बिल्कुल ही अलग ट्रीट किया जाता है, इसीलिए जो पैसा वो लगाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है, वो बिजनेस के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। अगर कोई मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाती है और उसको मालिक को उसके ऊपर ब्याज पे करना पड़ता है। आगे चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 का पॉइंट का नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है जिस चीज़ को मनी में मेजर किया जाएगा उसे ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस चीज़ को मनी में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कहता है कि जिस चीज़ को हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं केवल उन्हीं का रिकॉर्ड किया जाएगा, जिन ट्रांजैक्शंस को मनी में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता उनका बिजनेस में किसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड रखा नहीं जाएगा। तो यही बात कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कहता मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, जी हाँ ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। आपने 5,000 रुपये की वेजेस दी, एक्सपेंस किया, यानी कि ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान किया, पेमेंट किया 7,000 रुपीज़, ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है क्योंकि मैं मनी मेजर कर सकता हूँ। आपके पास रॉ मटेरियल है, 5 मशीनें हैं, 5,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल है, 10 चेयर हैं, 20 मशीन्स हैं, 10 पंखे हैं, 1,000 किलोग्राम आपके पास बिल्कुल तैयार माल है, या ये कहूँ 10 शर्टें हैं आपके पास बिल्कुल तैयार हैं। आपकी दुकान में 3 एसी हैं, ठीक है, आपकी दुकान में 5 कुर्सियाँ हैं, आपकी दुकान में फर्नीचर है, आपकी दुकान में फैंस हैं। ये मनी मेजरमेंट नहीं है। मैं क्वांटिटी तो बोल रहा हूँ लेकिन मनी मेजर नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास जो 5 मशीनें हैं उनकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, देन दिस इज़ द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड इट शुड बी एंड इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। बस मेरा बताने का यही मतलब था थोड़ा सा कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपसे ये कहता है। आइए अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या कहना चाहता है ये, ध्यान से देखिएगा। कहता है ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स के अंदर केवल उन्हीं चीज़ों का रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, जिसको मनी में दिखाया जा सकता है।
एन इवेंट यानी कि ऐसा कोई भी रिजल्ट, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन, इवन तो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, चाहे वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, उसे बिजनेस में तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अनलेस इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विद ए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जब तक आप उस इम्पैक्ट को, जब तक आप उस ट्रांजेक्शन को मनी की फॉर्म में नहीं दिखाओगे और उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, तब तक आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट टास्क क्यों ना हो, कितने इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड ए क्वार, अकाउंट्स झगड़े को रिकॉर्ड नहीं करता है बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर। एक ही फैक्ट्री के अंदर होते हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। अगर इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और उसकी वजह से हमारा काम कई दिनों के लिए रुका रहा, तो उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर? इट डज नॉट रिपोर्ट दैट ए स्ट्राइक बिगिनिंग एंड इट डज नॉट रिवेल दैट ए कंपटीटर हैज प्लेस्ड ए बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट। कोई स्ट्राइक हो जाती है तो उसको भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, हालांकि उस स्ट्राइक की वजह से या उस झगड़े की वजह से आपके कई दिनों तक काम रुका रहा, सामान की डिलीवरी नहीं हो पाई। जब प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर को सामान बना करके नहीं देगा तो सेल्स मैनेजर बेचेगा क्या? तो इस झगड़े की वजह से कई समय तक आपकी कोई भी सेल नहीं हुई, आप उस सेल के कम या ज़्यादा होने को मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर पाए, तो इसलिए उसका बुक्स में कोई भी रिकॉर्ड किया नहीं जाएगा। अगर कोई स्ट्राइक हो जाती है और आपकी फैक्ट्री 1 महीना बंद रहती है तो उसका कोई बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। अब कोरोना की वजह से सारी फैक्ट्रियाँ बंद है तो उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको मनी की फॉर्म में मेजर नहीं किया जा रहा, इसलिए अकाउंट्स में उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। दीज फैक्ट्स और हैपनिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मनी एंड दस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्लियर है? तो इसलिए उनको किताबों में रिकॉर्ड रखा नहीं जाएगा। इट शुड बी remember that money is the only measurement which enables various things of diverse nature। मनी ही वो चीज़ है जिससे कि अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के, नेचर्स की आइटम्स को एडिट अप टुगेदर, सबको इकट्ठा जोड़ा जाता है एंड डील उसका डील किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डे है 50,000 इन कैश, 5,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल्स, 10,000 किलोग्राम ऑफ फिनिश गुड्स, 5 machines, 100 chairs, 20 fans। all these things can be added up unless एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जब तक मनी की फॉर्म में इसे नहीं दिखाया जाएगा बिजनेसमैन का कोई भी यूज़ नहीं है। इन ऑर्डर टू मेक रिकॉर्ड ऑफ दीज आइटम्स, दीज विल हैव टू बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स सच एज कैश, रॉ मटेरियल, कैश की वैल्यू 50,000 है, रॉ मटेरियल 2,50,000 रुपये का है, फिनिश गुड्स 5 लाख का है, मशीनरी 20 लाख की है, चेयर 50,000 की है, फैंस 80,000 की है। एज सच, टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रेलेवेंट, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड होमोजेनियस, दे आर एक्सप्रेस्ड इन ए कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज मनी। तो आपको उन सभी ट्रांजेक्शन्स को, सभी इवेंट्स को, सब लेन देन को बिजनेस में मनी की फॉर्म में दिखाना कंपलसरी है, अदरवाइज इट हैज़ नो यूज़ फॉर द बिजनेस, नो यूज़ फॉर द अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स के लिए इनका कोई भी यूज़ नहीं है। क्लियर? तो ये था आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब हम आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। क्लियर? आइए अब आपको बताते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये आपसे क्या कहता है। आइए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। पीरियड का मतलब तो जैसे 1 घंटे का पीरियड होता है, 40 मिनट का, 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, 50 मिनट्स का एक पीरियड होता है। उसी प्रकार से हर बिजनेसमैन, हर ओनर ये भी चाहता है कि मुझे ये पता लगे कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है। हालांकि सही प्रॉफिट का तो आपको तभी पता लगेगा जब जिस दिन बिजनेस बंद होगा और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सबको बेच दिया जाएगा और सब लोगों की पेमेंट कर दी जाएगी और उसके बाद देखेंगे कि आपको फ़ायदा कितने का हुआ, तब सही मायने में हम लोग उसका एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन उस समय के लिए तो हमारे को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और बिजनेस को तो हर साल टैक्स भी पे करना पड़ता है और हर पार्टनर, हर मालिक ये चाहता भी है कि मुझे बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में पता भी लगता रहे। ठीक है? तो उस प्रॉफिट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर साल में, यानी कि हर साल अपने प्रॉफिट को जानना पड़ेगा। और इसीलिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब आप +1 के स्टूडेंट हैं, आपका जो ईयर है 31 मतलब 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2020 से, और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 12 महीने के बाद, यानी कि 31 मार्च 2021 को। देखिए, आइए अब मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ। कहता है एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड। हमें पता है कि बिजनेस एक लंबे समय तक काम करता रहेगा। The true results of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up। wound up का मतलब होता है बंद कर देना। हमारे बिजनेस के सही ऑपरेशंस के बारे में या हमारे सही प्रॉफिट्स के बारे में तो तभी पता लगेगा जिस दिन बिजनेस को बंद किया जाएगा। बट ascertainment of profit after a very long period will be of little use to the proprietor
manager, investor and other, because it will be too late to take corrective steps at the time. लेकिन इतने लंबे समय के बाद अगर मालिक को या मैनेजर को या इन्वेस्टर को या क्रेडिटर्स को इस बारे में पता लगता है तो ये बहुत लंबा समय निकल जाएगा और किसी प्रकार के डिसीजन को या कोई चेंजेस एनवायरनमेंट की अगर ज़रूरत है तो वो हम नहीं ले पाएंगे। मतलब कोई डिसीजन अगर हमारे को लेना है तो वो नहीं ले पाएंगे। द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स कौन कौन से होते हैं, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। वैसे हमारे यूज़र्स होते हैं हमारे क्रेडिटर, हमारे डेटर्स, क्लियर, जिन लोगों से हमने पैसे लिए हैं, बैंक लोन हो गया, या जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसे हम इन्वेस्टर कहते हैं, ये सभी हमारे यूज़र्स हैं, क्लियर। Thus, the entire life of the firm is divided into time intervals for the measurement of the profit of the business. 12-month period is usually adopted for this purpose. According to this, the amended Income Tax Act, a business has compulsory to adopt financial year beginning on 1st April and ending on 31st March in the next calendar year as accounting period. Apart from this, company whose shares are, बस यहीं तक आप समझ सकते हैं कि जो है ना हर बिजनेस के लिए ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं जो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। ये आपको +2 में बताया जाएगा इसकी डिटेल्स के बारे में, और +1 के बिजनेस के अंदर कुछ टॉपिक आएंगे आपके ऐसे जहाँ आपको शेयर और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मालूम होगा। जो कंपनी स्टॉक लिस्टेड, मतलब जिन कंपनी का स्टॉक लिस्टेड एक्सचेंज में है, बिजनेस है, उन लोगों के लिए जो है ना अपना फाइनेंशियल ईयर वो 3-3 महीनों के बाद दिखाना होता है। वो फाइनेंशियल ईयर 12 महीने तक का इंतज़ार नहीं करते हैं। ओके, तो ये था आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जिसमें ये बताया जाता है कि आपको हर साल अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना होगा और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें हर साल अपने प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में पता लगता रहेगा और पिछले सालों के साथ कंपेयर करते हुए अगर किसी प्रकार के डिसीजन की ज़रूरत है तो वो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज़ योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल का मतलब होता है 2, यानी कि जो ट्रांजैक्शन आप करते हो, जो भी लेन देन करते हो, उससे कम से कम 2 अकाउंट्स का अफेक्ट होना जरूरी है। तभी तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब आप किसी ट्रांजैक्शन को करते हैं तो एक साइड हैं कि जिसे हम एसेट साइड बोलते हैं और दूसरी साइड आपकी लायबिलिटी साइड होती है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जितने अमाउंट से डेबिट होता है उतने ही अमाउंट से क्या होना जरूरी है, क्रेडिट होना जरूरी है, ठीक है। अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का हमेशा ही क्या रहता है, बराबर रहता है, तभी आपकी बैलेंस शीट भी क्या करती है, मैच करती है। तो आइए पढ़ते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूअल एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। अगर वन अकाउंट इज डेबिटेड any other account must be credited. The system of recording transaction is based on this principle is called as double entry system। इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसी सिस्टम को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। जितने अमाउंट से एक अकाउंट डेबिट होता है उतने ही अमाउंट से एक दूसरा अकाउंट आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट द 2 साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। तभी तो आपका बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। एंड द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हर ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप चेक करेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपने किया था, एसेट इज इक्वल टू हमेशा किसकी होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। और अगर आप कैपिटल निकालना चाहें तो कैपिटल को यही रखिए, एसेट में से लायबिलिटी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। आगे चलते हैं। Whenever a transaction is to be recorded, it has to be recorded in 2 or more accounts to balance the equation। जब भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा वो कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। इफ ए ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स इंक्रीज और डिक्रीज द वन साइड ऑफ इक्वेशन, इट विल आल्सो अफेक्ट द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन और इंक्रीज इन वन अकाउंट एंड डिक्रीज इन अदर अकाउंट ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसा कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, अगर एसेट साइड में से कुछ इंक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी और कैपिटल साइड में भी आपका इंक्रीज होगा। या ऐसा भी पॉसिबल है कि एसेट साइड में से अगर एक एंट्री आपकी कोई एसेट प्लस हो रही है तो उसकी दूसरी तरफ एसेट आपकी कम भी हो सकती है। सपोज कीजिए आपने गुड्स को परचेज किया कैश में, तो आपकी गुड्स यानी कि स्टॉक आपका प्लस हो जाएगा लेकिन कैश आपका माइनस हो जाएगा। तो जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, लेकिन ओवरऑल बैलेंस आपका बराबर रहेगा और कम से कम 2 अकाउंट आपके क्या होंगे, अफेक्ट होंगे ही होंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसका नाम है रिवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट या रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट।
रिवेन्यू यानी कि आपकी इनकम यानी कि आपकी सेल। रिकग्निशन का मतलब आपको पहचानना, या रियलाइज का मतलब होता है वसूल करना, आपके पास पैसा आ जाना, कंसेप्ट। रिवेन्यू सेल का आपके पास पैसा आ जाना, कंसेप्ट यानी कि आप उसे सेल मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इस कंसेप्ट में आपको ये बताता है कि जैसे ही आपने किसी भी सामान को सेल कर दिया, या आप गुड्स या सर्विसेज किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आपने किसी भी गुड्स को सेल किया या किसी भी सर्विस को बेचा, हो सकता है उसकी पेमेंट आपको उस समय ना मिल करके बाद में मिले, कोई बात नहीं। जिस दिन आपने सामान को बेच दिया, यानी कि सामने वाले को गुड्स की डिलीवरी कर दी, सामने वाले के पास सामान पहुंच गया, उस दिन वो सेल मानी जाएगी, चाहे वो पैसा आपको 3 महीने के बाद मिले या 6 महीने के बाद मिले। क्लियर? तो इसे हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपको कैश उसी दिन रियलाइज हो, कैश आपको बाद में भी मिल सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्लियर? इसी प्रकार आपने किसी सर्विस के बारे में सपोज कीजिए आपने इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपका फाइनेंशियल 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, मान लीजिए 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा, और आपने जो इंश्योरेंस है वो आज करवाते हैं, अपनी बाइक का या अपने स्कूटर का या अपने जो आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं या अपनी मशीनरी का इंश्योरेंस कराते हैं। आज मान लीजिए आपकी जो है ना डेट चल रही है, सपोज कर लीजिए कि 1 मई चल रहा है, और 1 मई को आपने इंश्योरेंस कराया, ये अब अगली 1 मई को ख़त्म होगा, ठीक है, यानी कि अप्रैल का महीना निकल गया, जबकि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को ख़त्म होता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 1 महीना एडवांस है, वो अगले साल का खर्चा माना जाएगा, इस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको 12 जो आपने इंश्योरेंस कराया है वो 12 महीनों के लिए कराया है, उसमें आप इस साल के खर्चों में केवल 11 महीनों का ही खर्चा लिखेंगे और 1 साल का खर्चा उसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए किया हुआ था। क्लियर? आ जाइए आपको बताते हैं। रिवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडिड टू द कैपिटल एज रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। किसी बिजनेस ऑपरेशन के बाद जो रिवेन्यू सेल्स है जो आपकी कैपिटल में ऐड की जाएगी। रिवेन्यू इज अर्न बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग ए सर्विस। रिवेन्यू कब कमाई जाती है? जब आप किसी गुड्स या सर्विस को बेचते हैं। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइंस द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रिवेन्यू इज रियलाइज्ड। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू कहता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 1 साल के लिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। Revenue is deemed to be realized when the title or the ownership of the goods have been transferred to the purchaser and when he has legally become liable to pay the amount. Revenue is deemed का मतलब माना जाएगा to be realized when। revenue उस समय मानी जाएगी जब जिस सामान को आपने बेचा है उसका ओनरशिप यानी कि उसका टाइटल यानी कि उसका मालिकाना हक अब सामने वाली पार्टी के पास चला गया है। ठीक है, हैज ट्रांसफर टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज लीगली बिकम लाइबल, जो कानूनी तौर पर हमारे को पे करने के लिए बाध्य है, उसको पे करना ही पड़ेगा। इट शुड बी रिमेंबर दैट रिवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड विद रिस्पेक्ट रिसिप्ट ऑफ कैश। रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कैश मिल गया, कैश आपको बाद में भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फर्म गेट्स एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 1 जनवरी, अगर एक दुकानदार को यानी कि आपको एक ऑर्डर मिला है 1 जनवरी को कि मुझे एक सामान की सप्लाई करनी है, सप्लाई द गुड्स ऑन 20 जनवरी, हमने उस सामान को 20 जनवरी को सप्लाई किया। ध्यान रखिए, ऑर्डर 1 जनवरी को मिला था, सामान बेचा 20 जनवरी को और कैश हमारे पास आया है बाद में 1 अप्रैल को। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस सामान को जो है 1 जनवरी को नहीं माना जाएगा, 1 अप्रैल को भी नहीं माना जाएगा, बल्कि जिस दिन हमने उसको सप्लाई करी है गुड्स को 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी को सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा और ये उस साल की सेल मानी जाएगी। क्लियर? रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस। रिवेन्यू टाइम बेसिस पर भी होती है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट और कमीशन। मैंने अभी आपको एक इंश्योरेंस का एग्जांपल लेके बताया था, अब इसमें इंश्योरेंस को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015 इवन इफ रिसीव्ड इन अप्रैल 2015। 31 मार्च 2015 को आपको फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए खत्म होता है और आपको जो इसका किराया है वो 1 अप्रैल को मिलता है। ठीक है, 31 मार्च वाला किराया। ठीक है, आप सर्विस तो बेच चुके हैं, बेशक आपको पैसा बाद में मिला हो, डजंट मैटर, तो आपके ये 2015 का ही रेंट कहलाएगा। ठीक है, अगले साल का नहीं कहलाएगा। सीधी कर ली। इफ द कमीशन फॉर अप्रैल 2015 इज रिसीव्ड इन एडवांस इन मार्च 2015। अब इसने एक और एग्जांपल लिया, अप्रैल 2015 में आपको कमीशन मिलना था लेकिन वो आपको 1 महीना पहला मिल गया, तो इसका मतलब वो आपको एडवांस मिला, वो इस साल की इनकम नहीं है बल्कि अगले साल की इनकम है। तो आपके लिए एक प्रकार क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। इसको बोलते हैं रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, यानी कि आपको रियलाइज कभी भी हो सकता है, मैटर ये करता है कि आपने सर्विस को कब बेचा है। ठीक है, तो ये था आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट।